साथियों, डेल्टा चैनल 5 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न कल्चर वर्सेस इंडियन कल्चर। साथियों, हमारे टॉपिक में वल्चर की बातें कहां से आई? तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी इंडस्ट्रीज एमएनसीज की तरफ बढ़ रही हैं, अच्छी बात है। उनकी कुछ चीजों को एडॉप्ट कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन कई जगह पर यह रिपोर्ट हुआ है, ये संज्ञान में आया है कि हम जिस तरह से कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं वह नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि सिस्टम वेस्टर्न कल्चर के द्वारा बनाया गया है और हमारा कल्चर अलग है, तो हमारा कल्चर उस सिस्टम के उस बिंदु को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन प्लान वहां पर फेल होता नजर आ रहा है। तो उसके लिए हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि सबसे पहले आता है लैंग्वेज। वेस्टर्न कंट्रीज का लैंग्वेज अलग है। सबसे पहले हम लेंगे लैंग्वेज। दूसरा आता है फूड। तीसरा आता है क्लोथ्स। पहला आता है लैंग्वेज अलग है, भाषाओं। साथियों, भाषा एक वह चीज है, बोली एक वह चीज है जिससे हम अपनी भावनाएं दर्शाते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं अपना व्यवहार भी दर्शाते हैं। बहुत सारी चीजों को हम अपनी भावनाओं को, कई जगह पर हम अपने कार्यों को भी अपनी वाणी के द्वारा दर्शाते हैं। तो उसमें लैंग्वेज का, उसकी भाषा का एक बड़ा योगदान होता है। दूसरा फूड, खान पान अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज का और हमारा खान पान अलग है, उसके एनर्जी लेवल अलग हैं, वहां अलग तरह से चीजें पाई जाती हैं, हमारे यहाँ अलग तरह से उसका प्रिपरेशन अलग है, रख रखाव अलग है और खाने खाने के तरीके अलग हैं। तीसरा आता है क्लोथ्स। साथियों, उनके कपड़े अलग तरह से डिजाइन होते हैं, वे अलग तरह से कपड़े पहनते हैं, हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। हम उस वर्किंग प्लेस पर कुछ अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। हालांकि साथियों, हमने काफी चीजें अडॉप्ट भी की हैं और वर्ल्ड वाइड भी, ग्लोबली भी काफी चीजों में सिमिलरिटी आई है, लेकिन पूर्ण रूप से तथ्यों पर खरी नहीं उतर पा रही हैं चीजें, क्योंकि उनके और हमारे कल्चर में फर्क है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकते हैं, या आप भी इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं कि जो चीज उस एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाई गई है वह इस एनवायरनमेंट में आखिर कैसे सक्सेस हो सकती है। तो लिविंग कल्चर अलग है। लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, लिविंग कल्चर हो गया। साथियों, वह अपने घरों में अलग तरह से रहते हैं, हम अपने घरों में अलग तरह से रहते हैं। मैं घरों की बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो कल्चर हमारे घर से चलता है वही फैक्ट्री में भी जाता है, वही व्यवहार हमारी फैक्ट्री में जाता है। तो ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, उनका फैमिली कल्चर अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है। वह घर में किस तरह से रहते हैं, वो एक खास तरह से रहते हैं, हम खास तरह से रहते हैं। उसके बाद में आता है फैमिली मेंबर्स रिलेशन। उसके बाद है फैमिली मेंबर्स रिलेशन। साथियों, उनके फैमिली मेंबर्स के रिलेशंस आपस में दूसरे तरह से होते हैं, हमारे दूसरे तरह से होते हैं, उसमें फर्क है। हम किसी और पद्धति के हिसाब से जीते हैं, वे किसी और पद्धति के हिसाब से जीते हैं। उनके शादी ब्याह एक खास तरह से होते हैं, हमारे शादी ब्याह एक खास तरह से और खास रिलेशन में होते हैं। उसके बाद हम आते हैं बॉडी लैंग्वेज। साथियों, बॉडी लैंग्वेज में हम देर तक बात करेंगे, बड़ी बात करेंगे। बॉडी लैंग्वेज ये क्या चीज है? तो आपको सारी चीजें एक एक करके समझ में आएगी। बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को दर्शाता है, हमारे एक वर्किंग सिस्टम को दर्शाता है, हमारे कल्चर को भी दर्शाता है। हमारा शरीर ही काफी सारी चीजों को बयां कर देता है, लेकिन एक बड़ा तथ्य इसमें उलझता नजर आ रहा है। वह यह है कि जब उनका खान पान अलग है, उनका फैमिली रिलेशन अलग है, उनका रहने का ढंग अलग है, उनका खाने का सिस्टम अलग है, पहनने का सिस्टम अलग है, तो उनका और हमारा बॉडी लैंग्वेज एक कैसे हो सकता है?
साथियों ये बहुत ही गहराई से चिंतन करने वाली बात है। 2003 में मैं एलन पीज की ये बॉडी लैंग्वेज की बुक मैंने ली थी और इसको मैंने पूरा विस्तार से पढ़ा। और पढ़ने के बाद में जब सारे तथ्यों की जानकारी हुई तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि इसका और हमारा कोई मेल नहीं है। इसका मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। हम अगर इस वेस्टर्न कल्चर की बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, एलन पीज की बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, क्योंकि यही सबसे जो फेमस पुस्तक है यही है, ये 2003 में बॉम्बे से मैंने ली थी। और जब इसके सारे तथ्यों की जानकारी ली तो इसमें हमारा कहीं भी मैच नहीं करता है। आखिर हम ये सिस्टम वेस्टर्न कल्चर के लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को अपने पर क्यों थोपें? हमारा भी एक अपना कल्चर है और हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग है। अगर आप देखें तो सुखासन, जिसको हम बोलते हैं सुखासन, पालथी मार के बैठना, ये होता है हम लोग पालथी मार के ऐसे बैठते हैं। तो ये वेस्टर्न कल्चर में है ही नहीं। वो तो पालथी मार के नीचे बैठते ही नहीं है, वो तो कुर्सियों पे बैठते हैं। तो कैसे मैच हो सकता है? दूसरा ये है कि इंडस्ट्री में, वर्किंग प्लेस पर उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एक साथियों होती ज्वेलरी पॉलिसी, बहुत बार रिक्वायरमेंट रहता है। हम लोग ऑडिट में जाते हैं, वहां पर भी बात सामने आती है कि आपकी ज्वेलरी पॉलिसी क्या है, या हम पूछते हैं ज्वेलरी पॉलिसी क्या है। इंडियन कल्चर में साथियों ज्वेलरी पॉलिसी क्या हो सकती है? वेस्टर्न कल्चर की जो ज्वेलरी पॉलिसी है, मैं उसमें आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आप वर्किंग लेडी हैं, वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग गर्ल हैं, तो आप कोई भी हाथ में ग्लास के बैंगल, ग्लास की चूड़ियां नहीं पहन सकते, आप मीने वाली चूड़ियां नहीं पहन सकते, आप बिंदी नहीं लगा सकते, आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। साथियों मुझे ये बताइए, अगर भारतवर्ष में और इंडियन कल्चर में, वो भी खास करके अगर हिंदू कल्चर में कोई विवाहित महिला है और वह कहीं जॉब करती है या कहीं वर्किंग है, सपोज कहीं ऑपरेटर है, मशीन पर है या ऑफिस के अंदर है, और उसको बोलेंगे कि हमारी जो ज्वेलरी पॉलिसी है वह यह है कि आप कोई एक सिंगल, कोई भी हाथ में आप बड़ा कोई कड़ा या एक चूड़ी पहन सकते हैं, वह भी मेटल की हो, कांच की ना हो, और आप बिंदी नहीं लगा सकते, आप लिपस्टिक नहीं लगा सकते, आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते, आप मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। साथियों क्या ये संभव है? साथियों ये साधारण सी बात लग रही है आपको, लेकिन ये तथ्य हमेशा सामने आता है। फिर होता क्या है, हमने ज्वेलरी पॉलिसी तो बना दी और हमने उसको एडॉप्ट भी कर लिया, बट क्या वो आपको 100% आउटकम दे पा रही है? क्या वह आपको 100% आउटकम दे पा रही? शायद नहीं। साथियों फिर हमें क्या करना पड़ता है? कंप्रोमाइज करना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है? कंप्रोमाइज। फिर जहां आप किसी भी चीज में, किसी भी इंप्लीमेंटेशन प्लान में या कहीं भी जब कंप्रोमाइज शब्द आ जाता है, फिर आप वो चीज अचीव नहीं कर पाते हैं जो आपने गोल या जो केपीआई आपने डिजाइन किया हुआ है। बात यहां पर ज्वेलरी पॉलिसी की नहीं है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, आपके ड्रेस कोड है, या आपके जूते हैं, या आपका बात करने का तरीका है, या आपका खाने का तरीका है। ये सारी चीजें आपको फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो उसमें कहीं ना कहीं आप वहां पे आप सेट नहीं हो पाते हैं, या तो आपको जॉब चेंज करनी पड़ती है, या आपके मैनेजमेंट को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जिससे अचीवमेंट नहीं आ पाता। अभी साथियों आप कहें कि फिर इसका समाधान क्या है? अगर मैं एक दूसरी बात और कहना, बॉडी लैंग्वेज पर ही एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि चेयर पर जैसे बोलते हैं कि सीधे बैठना चाहिए, आपके दोनों एड़ी मिली रहनी चाहिए, आप कितनी देर बैठ सकते हैं? अगर आपको कहीं पे काम करना है साथियों, मैं अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो आप 20 से 40 मिनट से ज्यादा किसी भी चेयर पर सीधे नहीं बैठ सकते। उसके बाद में आपको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, आइदर पैर फैलाने पड़ेंगे या पैरों को क्रॉस, थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ेगा, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका फ्लो और आपको सही फ्लो और आपको रिलैक्स मिले। तो ये सब बॉडी में चेंजेस करना पड़ता है। इसको अगर आप दूसरे वे में लेंगे या दूसरे तरीके से लेंगे तो आप वहां पर कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। ये सब किताबों में ही अच्छी लगती हैं, या किसी ने लिख दिया, किस खास स्थिति और परिस्थिति में कोई चीज बनाई जाती है। अगर आप उसको हर जगह पर थोपना चाहेंगे तो वो सिर्फ आपको कंप्रोमाइज ही करना पड़ेगा। तो इसमें मेरा कहना यह है कि आप कोई भी आप इंप्लीमेंटेशन प्लान करें किसी भी चीज का, वो एक आपका डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, वो आपकी एसओपी हो सकती है, वो आपकी गाइडलाइन हो सकती है, ये वो आपकी खास तरह की एक स्पेशल वर्किंग सिस्टम हो सकता है।
उस स्पेशल खास रिक्वायरमेंट को आप थोपने से पहले उस पर 10 बार विचार करें। क्या वह आपकी फैक्ट्री के अनुकूल है? क्या वह आपकी फैक्ट्री के अनुकूल है? क्या वह आपके मैनेजमेंट के अनुकूल है? जो एम्प्लॉय आप भर्ती करने जा रहे हैं, क्या वह आपके मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है? जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या वह आपकी फैक्ट्री के अनुकूल है? क्या आपके मैनेजमेंट के अनुकूल है? क्या आपके प्रोडक्ट के अनुकूल है? साथियों, दूसरी जगह से लेके या किसी एजेंसी से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन लेके या वर्क प्लान लेकर के अपनी फैक्ट्री में ऐसे ब्लाइंडली इंप्लीमेंट करना, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, उससे सिर्फ आपको नुकसान ही होगा। चीजें आपने, मैं थोड़ी सी बात करता हूं, बहुत सारे आजकल प्रचलन है बहुत सारे सर्टिफिकेशन का। हम अपनी गवर्नमेंट को थैंक्स कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जेड सर्टिफिकेशन दिया। जेड सर्टिफिकेशन आप अगर गोल्ड जेड सर्टिफिकेशन आप करा लेते हैं, आपको किसी भी आईएसओ सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, जो चीज आपको आसानी से मिल जाती है आप वो सर्टिफिकेशन लेकर अपना काम कर रहे हैं। साथियों, मैं इस टॉपिक पर अभी कुछ नहीं कहना चाहता, आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक रफ डॉक्यूमेंट्स बनाकर या मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट्स बनाकर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को पूरा किया जाता है। उससे आपके एक्चुअली अगर देखा जाए सही में अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है और कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको परफेक्टली काम करना पड़ेगा। आपको किसी डॉक्यूमेंट्स में या किसी एम्प्लॉय के साथ या किसी सिस्टम के साथ या किसी एसओपी के साथ या किसी गाइडलाइन के साथ आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे तो गोल अचीव होने वाला नहीं है। साथियों, आजकल एक प्रचलन और चला है, एमएनसीज में भी है और हमारे कुछ कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में भी चला है कि साइकोलॉजिस्ट रख रहे हैं। सभी अपने टॉप मैनेजमेंट में एक साइकोलॉजिस्ट रखते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी वो आपको, बिकॉज उसने साइकोलॉजी पढ़ी है, वो आपको इस तरह की बातें बताता है। आप सोचते हैं कि बस साइकोलॉजिस्ट आ गया, ये अभी हमारे वर्किंग कल्चर में, हमारे मैनेजमेंट में वो बदलाव करेगा, आप देखते जाना। वो ऐसे आपको चिकनी चुपड़ी बातों से आपको इतना मंत्रमुग्ध कर देता है कि आप खुश हो जाते हैं। साथियों, हमारे नॉर्मल जो एमएसएमई है या हमारी इंडियन कल्चर या हमारे दूसरे, वहां पर साइकोलॉजिस्ट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कराना है हमें साइकोलॉजिस्ट? क्यों रखना हमें साइकोलॉजिस्ट? कहाँ आवश्यकता पड़ रही है हमें साइकोलॉजिस्ट की? आप मुझे समझाइए या आप मुझे बताइए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है नीचे, आप मुझे मैसेज करिए, आप मेल कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको कहीं किसी भी तरह की कोई साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं है। साथियों, सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट आपका जो आपने एमडी अपनी फैक्ट्री में रखा है या टॉप मैनेजमेंट में जिसको भी आपने जिम्मेदारी दी है, वह सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। साथियों, मुझे आप एक चीज बताइए, आपने अगर अपने एचआर डिपार्टमेंट का अगर आपको सर्वे कराना है, वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट आता है, एक पूरा पहला एक प्रारूप बना रहेगा, अच्छा बढ़िया सा 2-3 पेज का, उसमें वो आपसे सर्वे लेगा। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है, आपका ऑर्डरिंग पावर क्या है, आपका जनरल बिहेवियर क्या है, 8-10 वो पूरा एकदम आपको नेट पे मिल जाएगा। उस तरह का एक फॉर्मेट लेके आता है, आपकी कोर टीम से वो भरवा लेगा, फिर वो आपका उसका आउटकम बताता है ना। आप भी खुश रहते हैं, हाँ उन्होंने कर लिया। उसके बाद में क्या करता है? उसके बाद उसके पास कोई प्लान नहीं होता, बिकॉज उसको सिर्फ साइकोलॉजी पता है। एक्चुअली आपके वर्किंग कल्चर में, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में किस चीज की आवश्यकता है वो उसको मालूम नहीं है। साथियों, ये एक फोबिया चला हुआ है कि साइकोलॉजिस्ट सब जानता है, डॉक्टर सब जानता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो सब जानता है, जिसने एचआर डिग्री ले ली वह सब जानता है। साथियों, ये बात अगर आपको रियली फैक्ट्री में इंप्रूवमेंट करना है, ये बात आपको अपने मन से, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है। आपको एक सही स्टेप लेना है। सही स्टेप क्या है वह मैं आपको बताऊंगा कि आपको जिस डिपार्टमेंट का सर्वे कराना है, आप सर्वे कराइए, एनालिसिस कराइए, रिव्यू कराइए, गैप एनालिसिस कराइए, सब कुछ कराइए। उसके फायदे होते हैं, आउटकम्स निकल के आते हैं, उस पर फिर एक्शन प्लान बनाते हैं, उस पर काम करके आपकी फैक्ट्री में इंप्रूवमेंट होता है, आपके वर्किंग कल्चर में इंप्रूवमेंट होता है, आपके
अगर आप घर में भी उस तरह से कल्चर को अडॉप्ट करेंगे और आपके घर के अंदर भी इंप्रूवमेंट होता है, तो वो सारी चीजों को करने के लिए आपका जिस भी डिपार्टमेंट का आपको सर्वे कराना है, उससे कंसर्न, उसका नॉलेजेबल और उसका एक्सपीरियंस पीपल आप लेकर आइए। और मैं तो ये कहूंगा कि आपने सपोज आपकी कोर टीम है, उसमें आपके 4 मेंबर हैं, एचओडीज हैं। अब एचओडी के द्वारा उस डिपार्टमेंट का क्रॉस चेक सर्वे कराइए। आपका एचओडी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या चाहता है। एक तो आपने उनका केपीआई डिफाइन किया है, आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की है। इन एडिशनली आप अपने एचओडीज को बोलिए कि आप अपने डिपार्टमेंट्स के डिफिशिएंसीज लेके आइए। आप किस किस पॉइंट्स पर काम करना चाहते हैं, आप किस किस पॉइंट्स पर नई चीज चाहते हैं, आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप वो कलेक्शन कीजिए। आप पर्सनली अपनी कोर टीम से, आपका जो डिपार्टमेंट है, आपने जो रखे हैं एचओडी रखे हैं, आपका एचआर है, आपका ईएचएस है, आपके जीएम है, वो सबकी एक टीम बनाइए एडिशनल। वो क्या करेंगे, हर महीने आपके डिपार्टमेंट का 1 दिन का सर्वे करेंगे और उसकी रिपोर्ट आपको सौंपेंगे, क्योंकि वो जिस डाउन टीम से काम लेते हैं उसके बारे में वे बेहतर समझ सकते हैं। अगर आपने बाहर से किसी को बुला करके, या आपने कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट उनका लेवल अलग होता है, आपका जो वर्किंग कल्चर है फैक्ट्री के अंदर उसका लेवल अलग होता है, उसमें लेवल मिसमैच होता है। जहां भी कोई भी चीज मिसमैच होती है वहां पर अचीवमेंट नहीं होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिस्टम बोलता है, ये एक जो वैदिक सिस्टम है हमारा वह बोलता है, एक जो वेस्टर्न मैनेजमेंट है वो बोलता है। जहां भी आपकी चीजें मिसमैच होंगी, जहां पर भी आपकी कोई भी चीज मिसमैच होगी, वहां पर आपको सिर्फ कंप्रोमाइज ही करना पड़ेगा, वहां पर आप अचीव नहीं कर सकते। साथियों, अंत में मेरा वक्तव्य यह, मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या चीज है। आप सोचेंगे कि मैंने साइकोलॉजिस्ट को मना कर दिया है, किसी एजेंसी को मना कर दिया है, मैंने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए मना कर दिया है, तो आखिर क्या करें। साथियों, उसी के लिए मैं अभी बताना चाहता हूं आपको करना क्या है। आपको अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर से ही आपको एक टीम का गठन करना है, जिसमें आपके 3 से 5 आदमी होने चाहिए। और आपकी फैक्ट्री में क्या इंप्रूवमेंट करना है, वो ट्रेनिंग से संबंधित हो, या कल्चर से संबंधित हो, या बिहेवियर से संबंधित हो, या मशीन से संबंधित हो, वो वही डिफाइन करें, वही डिसाइड करें। हाँ, आप फ्यूचर किसी नई प्लानिंग के लिए किसी एजेंसी का सहारा ले सकते हैं, बट उस एजेंसी को आपकी जो डाउन टीम है या आपकी वर्किंग टीम है उस तक उसको मत आने दीजिए, बिकॉज उसका थिंकिंग लेवल अलग है, आपकी डाउन टीम का थिंकिंग लेवल अलग है। अभी आप ये कहेंगे कि कोई भी साइकोलॉजिस्ट सर्वे हम तो कोर टीम का कराते हैं। कोर टीम का साइकोलॉजिकल सर्वे आपने करा लिया, कोर टीम को वेस्टर्न कल्चर पढ़ा दिया, क्या आपकी कोर टीम, क्या आपका टॉप मैनेजमेंट आपकी डाउन टीम को वह कल्चर अडॉप्ट करा सकता है? कभी नहीं। मैं ये कहूंगा कि इतनी सारी चीजों के होने के बावजूद भी, इतना सारा इंप्लीमेंटेशन प्लान होने के बावजूद भी फैक्ट्रीज का जो अचीवमेंट है वह उतना नहीं हो पाता है जितना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। जो भी आपके एमडी हैं या ओनर हैं, जो ओनरशिप निभा रहे हैं, या एमडी हैं या सीएमडी हैं, उनको करना क्या है। अभी मैं सीएमडी ओनर उस लेवल पर ये बातें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सारी चीजों का इंपैक्ट लास्ट में उन पर ही आता है। अभी उनका एक तरफ उनका अपना एक्सपीरियंस है, दूसरा वे जाकर के किसी एजेंसी से या किसी एक्सपर्ट से जाकर के क्लास अटेंड कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसको करके और अपने आप एनालिसिस करें, अपनी कोर टीम को वो गाइडलाइंस दें, वो इंस्ट्रक्शंस दें। आपकी जो कोर टीम है, कोर टीम अपने हिसाब से इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाए और उस इंप्लीमेंटेशन प्लान को डाउन टीम पर इंप्लीमेंट करे, तब जाकर के 100% अचीवमेंट होगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि ऑफिस में कोट पहनकर बैठने से ही आपका इंप्रूवमेंट होगा या प्रोग्रेस होगी या आप प्रॉफिट में जाएंगे। आप चाहे तो आप भगवा कपड़े पहनकर भी चीजों को अचीव कर सकते हैं। बात यह है कि आप काम किस तरह से करते हैं, आपकी लगन कितनी है,
आपकी टीम आपके साथ कितनी जुड़ी हुई है, आप उस टीम को किस तरह से लेकर जाते हैं। मेरा चैलेंज है कि आपका जो भी अचीवमेंट है, जो भी आप अपनी फैक्ट्री में चेंज करना चाहते हैं या आप कुछ भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और कोई भी नई चीज का इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, 100% होगा, 100% होगा और आपका कोई भी वर्क प्लान है 100% प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू।